नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने संक्षिप्तकी का जितना भी पार्ट था ऑल ओवर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी ये आखिरी क्लासेस है इससे संबंधित, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ लेंगे, डे भी पढ़ लेंगे, डे बुक, और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ लेंगे इसमें जो विविध में दिया हुआ है वो सब टॉपिक, ठीक। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है ना, आप भी वही करिए, क्योंकि दिवस इतने ज्यादा दिए हैं ना इसमें, एक साल का कंप्लीट दिवस है, तो आप लोग याद कर नहीं पाओगे इससे ज्यादा। इससे पहले हम लोगों ने घटना सार में भी कंप्लीट कर लिए थे कुछ दिवस, तो जून तक के तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, है ना। अब वो दिवस यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं जिनमें कुछ ना कुछ खास होगा, ठीक, और जिनमें थीम पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अब ज्यादा समय खराब करते ना करते हुए आप लोग ध्यान रखिए कि कैसे दिवस हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी बात, जो भी आपको बोला जाए कि कमेंट सेक्शन में लिखना है वो आप कोशिश कीजिए, लिख लीजिए, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं हम लोग। तो विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। दूसरा, इसका विषय क्या है? पर्यटन और शांति। जब आप लोग घूमने जाते हो तो उसमें आपको शांति मिलती है, टूरिज्म एंड पीस, ठीक। तो इतना याद रखना है, टूरिज्म एंड पीस। फिर मेजबान देश भी आपसे पूछ सकता है, तो जॉर्जिया याद रखना है, ठीक। इतनी चीजें इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरी बात, अब सेकंड पर है यहाँ पर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो स्वास्थ्य की बात हो रही है, ना कि विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे पहले तो, और उसकी थीम हो सके तो लिख सको तो लिख दीजिए आप, ठीक। चलिए ध्यान करते हैं 26 सितंबर 2024 को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 26 सितंबर 2024 को है, और इसकी थीम क्या है? पर्यावरणीय स्वास्थ्य। इतना ही याद रख लीजिए, मैंने इतना इसलिए लगवाया है क्योंकि पर्यावरणीय स्वास्थ्य, उस पर्यावरण स्वास्थ्य में भी पर्यावरण स्वास्थ्य है और इसमें भी पर्यावरणीय स्वास्थ्य है, ठीक है। तो ये इसकी थीम में जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना की पॉइंट कम से कम बना सकें और चीजें ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए कम की पॉइंट में, वही हमको लेके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस, तो आपको डेट तो इसकी याद होगी, लेकिन इसका जो विषय है, थीम है, वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ओजोन दिवस में ही इसकी बात की गई थी, तो ये इसमें आ गया, तो ये भी याद हो जाएगी आपको, है ना। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप भी छोड़ते चलिए, या फिर देखिए यहाँ पर विश्व जल सप्ताह भी दिया हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर देखना है तो यहाँ भी देख सकते हैं, 25 से 29 अगस्त 2024 को। इसकी थीम क्या है? ब्राइडिंग वाटर्स, ठीक। इतना याद रखिए। फिर वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। इसको भी कर ही लीजिए, यहीं पर कर लीजिए, और इस पर स्टार भी लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे मैंने कर रखा है, अभी भी बता दूंगा। अब यहीं पर कर लीजिए जब यहाँ दिया हुआ है। फिर बात आती है विश्व राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की, तो ये है 23 अगस्त 2024 को। अब बात करते हैं अंतरिक्ष दिवस की थीम की। तो अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? टचिंग लाइफ वाइल्ड टचिंग द मून, ठीक है। इंडियाज स्पेस सागा, ये याद रख लीजिए, इंडियाज स्पेस सागा, ठीक। ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को, ठीक है। तो अब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, और युवा दिवस कब होता है ये आपको किस में बताना है? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। युवा दिवस भी बताइए। अब इसकी थीम देख लेते हैं, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोसेस, ठीक है। यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए साथ के साथ। फिर इसके बाद हम लोग ये कुछ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हेपेटाइटिस दिवस। ये कब होता है? हेपेटाइटिस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस होता है 28 जुलाई को, ठीक है। इसकी थीम क्या है यहाँ पर? इट्स टाइम फॉर एक्शन, इट्स टाइम फॉर एक्शन, इसकी थीम हमें याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये कुछ नहीं देखेंगे, ये सब छोड़ते चलिए, जो मैं छोड़ते चल रहा हूँ वो आप भी छोड़ दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ खास होगा तो आप एक आध बीच में ले सकते हो सकता है मेरे माइंड से वो स्लिप हुआ हो, कोई ये वो इम्पोर्टेंट ना हो और आपको लग रहा है कि है, तो आप ले लीजिए, है ना। फिर देख लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? सबको डेट पता होगी, बिल्कुल सबको, है ना, 11 जुलाई। लेकिन अब वो डेट पूछेगा नहीं, अब पूछेगा क्या? थीम। थीम क्या है? टू लीव नो ऑन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक। टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है। ये है जनसंख्या दिवस की थीम। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर? फिर लिया है योग दिवस। योग दिवस की बताइए तिथि, किसी को याद नहीं होगी, सबको याद है, लेकिन थीम पर ध्यान देना है। स्वयं एवं समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मतलब अपने लिए भी योगा कीजिए और सोसाइटी के लिए भी। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी सोसाइटी स्वस्थ रहेगी, है ना, फैमिली स्वस्थ रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस।
बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं कीजिए कि और अंडरलाइन सब चीज़ें कर लें, जितनी कराई गई है ना यहाँ पर हाईलाइट वही कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। रक्तदाता दिवस की बात करें हम, जो वर्ल्ड रक्तदाता दिवस होता है वो कब होता है, ये होता है आपका 14 जून 2024 को, मतलब 14 जून को, डेट तो याद होगी, लेकिन थीम क्या है इस बार की, सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ गिविंग थैंक्स यू ब्लड डोनर्स। तो इतना ही याद रख लीजिए, जब आप किसी को रक्त देते हैं, है ना, ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसमें सीधा सीधा लिख कर आता है ना कि कोई बोलता तो होगा ना आपको कि थैंक यू ब्लड डोनर करने के लिए, है ना, तो वही आ गया थैंक यू ब्लड डोनर्स। ठीक, इतना से याद हो जाएगा ये। फिर इसके बाद है पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। तो पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस ये पहला है, इसलिए इस पर लगाइए डबल स्टार, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। कब है, 11 जून को। ठीक, मुख्य थीम इसकी क्या है, थीम है खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। बिल्कुल सही बात है, खेल तो बेहतर दुनिया बनाता ही है, खेल से तो सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण दिवस आ ही गया है जो आपसे पूछा था, तो 5 जून को है ये। कब, आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन एंड रेस्टोरेशन। ठीक, इतना आपको याद रखना है, हैशटैग इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है, वो होता है 31 मई को। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो क्या है, यहाँ पर थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रियल इन्फ्रेशन। ध्यान रखना है, इसमें चिल्ड्रन की बात हो रही है तंबाकू में, कि मतलब चिल्ड्रन को दूर रखो इससे, तो चिल्ड्रन ही की पॉइंट बना लीजिए। तंबाकू दिवस की जैसे ही आपसे थीम पूछी जाएगी तो चिल्ड्रन को तुरंत याद रख लेना। ठीक है, हम लोग रोकते हैं ना बच्चों को कि बच्चों तंबाकू मत खाना है ना, कम उम्र में नहीं खाना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस का डेट सबको याद होगी, लेकिन इसका मुख्य थीम क्या है, योजना का हिस्सा बने, मतलब विविधता में योजना का हिस्सा बने। ठीक है, ये याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है 3 मई 2024 को। ठीक है, मई में ही एक डेट और पड़ती है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी डेट, 1 मई को कौन सा दिवस पड़ता है, उसकी जो है उसका दिवस का डेट और थीम दोनों बताइए आप। ठीक है, सर्च करके, तो उससे क्या होगा वो आपको याद हो जाएगी, और इंपॉर्टेंट दिवस भी है, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, इसकी थीम क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की है अ प्रेस फॉर द प्लानेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक, तो ऐसे कैसे याद रखेंगे, प्रेस से हो गया ये। ठीक, क्योंकि प्रेस प्रेस इसमें खुद ही शब्द आ रहा है बार बार, है ना, और इधर भी जर्नलिज्म आ गया, तो यहाँ भी प्रेस से ही संबंधित है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक चीज आप लोग बताइए कि प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले वाली जो मैगजीन आई थी ना घटनासार, 6 मंथ की जो हम लोगों ने कंप्लीट की थी, उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी, है ना। तो अब देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी पढ़ाई गई थी लेकिन यहाँ दी हुई है, तो याद कर लीजिए 26 अप्रैल 2024, डेट सबको याद है। लेकिन इसका थीम क्या है, आईपी एंड द एसडीजी। ठीक, तो एसडीजी की बात हो रही है किसमें, बौद्ध संपदा दिवस में। इतना ही याद कीजिए, बहुत है। और अगर संपदा, बौद्धिक संपदा की बात करें तो खुद ही आ रहा है, देखो, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो इसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या है याद रखना है, क्योंकि जितने भी आपको ऑप्शन रखे जाएंगे ना, सब में ये शब्द मिलेगा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो कुछ ना कुछ ऐसा देखते चलिए, आगे पीछे करेगा वो। ठीक, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस की बात की जा रही है तो 25 अप्रैल 2024 को होता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, अधिक न्याय संगत विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना, एक्सेलरेशन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्वेलेबल वर्ल्ड। ठीक, ये याद रखना है हमें। ठीक है, हाईलाइट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस की डेट तो हमें नहीं ही याद करने की जरूरत है, सबको याद होती है, लेकिन इसकी थीम है प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक की बात की जा रही है इस बार, है ना, पृथ्वी पर, तो ये थीम याद रखिए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब स्वास्थ्य दिवस की क्या है, 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम क्या है इस बार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। भाई अधिकार की बात की जा रही है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, 7 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दिवस कब होता है, टीबी दिवस जो होता है आपका वो होता है 24 मार्च को, और मुख्य विषय इसका क्या है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। तो इस बार की है कि हम इसको समाप्त कर सकते हैं, ये की पॉइंट आप याद रखिए। फिर है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब होता है, 22 मार्च को होता है। इसकी थीम क्या है, शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। देखिए जल के पीछे भी लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई हैं ना, कितने हम लोगों के यहाँ पर नदियों पर लड़ाई होती है, तो शांति के लिए जल। ठीक,
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार की बात की जा रही है तो ये होता है 15 मार्च को। अब इसकी थीम क्या है, उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, एआई की बात की जा रही है, एआई फॉर कंज्यूमर्स। तो इस बार ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, क्योंकि इसमें एआई की बात की जा रही है, ठीक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये तो आपको पता ही होगा सब, 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और इसकी थीम है महिलाओं के लिए निवेश और प्रगति को बढ़ावा, ठीक है, इन्वेस्ट इन वुमेन और एक्सकेलरेट प्रोसेस, ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस तो सबको याद होगा 28 फरवरी, लेकिन इसकी थीम नहीं याद होगी, थीम याद कर लीजिए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाते चल रहा हूँ, है ना, और कुछ चीज़ें छुड़वाते भी चल रहा हूँ, तो आपको हाईलाइट वही चीज़ें करनी है जो यहाँ पर दी गई हैं। मैं बार बार इसी बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे। देखिए कई पेजों में दिवस दिए गए हैं, तो हमें सारे नहीं देखने हैं, वो देखने हैं जिन पे हाईलाइट्स किया गया है, ठीक है। अब बात आ जाती है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो डेट सबको याद होती है, रामसर सम्मेलन इसी दिन को स्टार्ट हुआ था, तो आप यही डेट ली गई थी 2 फरवरी। लेकिन इसकी थीम क्या है, आर्द्र भूमियां एवं मानव कल्याण, ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब होता है, 4 फरवरी को होता है, और इसका विषय क्या है, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप से ये याद रखना आप लोग, कैंसर के लिए क्लोज द केयर गैप, मतलब केयर का जो गैप है उससे आप लोग की पॉइंट बना के याद इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो मतदाता दिवस तो सबको पता है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को किसका जो है बर्थडे होता है, ये आप सर्च करके यहाँ पर बताइए, क्योंकि उन्हीं के दिन ये स्टार्ट किया था। और थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे, तो वोट जरूर डालेंगे इतना ही याद रख लीजिए भाई, हम वोट की बात करते हैं ना हर बार की, वोट जरूर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब है, 18 सितंबर 2023 को। इसका थीम क्या है, एक्ट टुडे, जो प्रवासी की बात हो रही है, एक्ट टुडे, ठीक, एक्ट टुडे याद रखना। नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस कब है, 10 दिसंबर को, और इसकी थीम क्या है, सभी के लिए स्वतंत्रता समानता और न्याय, स्वतंत्रता समानता न्याय की बात की गई है, और ये तो हमारी जो उद्देशिका है उसमें भी है, तो ये आपको याद कर लेना है, 10 दिसंबर को रहता है, ठीक है। फिर विश्व एड्स दिवस, ये सबको पता है, ये 2023 का ही है, अभी तो नया तो नहीं आया है डेटा, तो 23 का ही पढ़ लेते हैं हम। लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर बाकी बहुत सारे पुराने दिए हुए हैं, ज़्यादा पुराने हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इसमें मतलब मुख्य है, मतलब इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग याद कर लेंगे। विश्व शौचालय दिवस, तो ये होता है 19 नवंबर को, तो थीम क्या है इस बार की, परिवर्तन में तेजी लाना, ठीक, परिवर्तन में तेजी लाना, ये आपको याद रखना है। विश्व मधुमेह दिवस, तो ये होता है 14 नवंबर को, ये तो याद भी है आप लोगों को, है ना, डायबिटीज की बात की जाती है इसमें, तो इसका है मधुमेह देखभाल तक पहुंच, और शायद पेपर जब तक होगा, जब तक नई भी आ जाएगी, तो जब नया आए ना इसका थीम वगैरह, तो यहीं पे आप लोग क्या कर लेना, इसको ऐड कर लेना नई थीम को, ठीक है, क्योंकि जैसे ही नवंबर आएगा तो ये फिर से आएंगे ये दिवस, तो इनको ऐड कर लेना और नई थीम देखते जाना, ठीक है। तो इस बार की थीम क्या है, मधुमेह देखभाल तक पहुंच, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ठीक। फिर है 8वां आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस की बात की जा रही है, 10 नवंबर को होता है आयुर्वेद दिवस, और इसकी थीम क्या है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट देख लेते हैं पोलियो दिवस, पोलियो दिवस क्या है, 24 अक्टूबर 2023 को हुआ था, 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है पोलियो दिवस। इसकी थीम थी वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, ठीक है, ये तो आपको याद होगी, पुरानी है। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, 11 अक्टूबर को होता है, थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप और आवर वेलबींग, ठीक, आवर लीडरशिप और वेलबींग की बात की जा रही है, तो ये याद रखना है। इसके बाद आ गया भारतीय भाषा दिवस, तो ये सीधा सीधा याद रखना है, 11 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है, 11 दिसंबर को, सॉरी। अब ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट दिवस। अब मैंने इनको इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ाया है कि ये आपको सिर्फ पहले एक बार देख लेना है और हाईलाइट कर लेना है, और अपने अकॉर्डिंग इनको याद करने की कोशिश करनी है, और ना हो तो हेडफोन लगा के बार बार सुनिए, इसी वीडियो से आपको याद हो जाएगा। अब ये मैंने सारे छुड़वा दिए क्योंकि इनमें कोई थीम है नहीं साथ में, है ना, और थीम नहीं होती है तो मैंने ये देखा ही है कि ये अधिकतर पूछे नहीं जाते हैं, है ना, तो ये मैंने यहाँ से इनको हटा दिया। अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ इसमें से याद आप लोग कर लेना इंपॉर्टेंट लगा के। अब आते हैं हम लोग पुस्तक पर, ठीक, पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बुक से थे, तो बुक को हम इंपॉर्टेंट एरियाज मानते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो कितने, 1-2 पेज में हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इनको याद करना थोड़ा सा टफ होता है। चलिए कोशिश करते हैं, साथ साथ आप लोग हाईलाइट कीजिए और याद भी कीजिए, सारी नहीं करवाई है मैंने, वही करवाई है जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद देख लीजिए
और वही कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आप लोग करोगे तो फंस जाओगे। उसके बाद विविध पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये किसकी आई है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी आई है भीम सिंह की, ठीक है। अब ऐसे याद कर लीजिए, जो भीम सिंह है मतलब भीम जो थे उनमें 75 महान लोगों की ताकत थी कि नहीं थी, तो डॉक्टर भीम सिंह, ऐसे ही याद किया है। फिर इंडिया एट द रेट 100, तो इनकी बात हो रही है, इंडिया एट द रेट 100, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इतना ही याद रखिए। अब इसमें और अगर पूरा दे दिया जाएगा आपको, एन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे अच्छा इतना ही याद रख लीजिए, इंडिया एट द रेट 100 किसकी है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की, ठीक है। फिर ये सारी छुड़वा दी मैंने, मुझे नहीं लगा कि इसमें से कुछ बहुत शानदार बुक है। इसके बाद फिर देखिए, एड फाइंड्स ए होम, किसकी है? आलिया भट्ट की। तो ये कैसे याद रखोगे आप? देखिए आलिया भट्ट जी की जब डिलीवरी हुई थी तो वो क्या थी, वो वहां पर होम पे थी, तो उसी समय इन्होंने ये बुक लिखी थी, एड फाइट्स अ होम, मतलब फाइट्स कर रही थी वो, सॉरी फाइंड्स ए होम से, लेकिन मैं इसको पढ़ लूंगा फाइट्स अ होम, ठीक है। तो इससे ये आपको याद हो जाएगी, अगर फाइंड्स अ होम आए तो आलिया भट्ट जी की, ये याद रखना। फिर इसके बाद है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, तो ये किसकी है? विल गेट्स की, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ठीक, ये याद रखना, हाईलाइट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद है एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स किसकी है? जेम्स क्लियर की, ठीक है। तो ये हैबिट्स से याद कर लीजिए, हैबिट्स तो क्लियर है कि खराबी है हम लोगों की, है ना, हैबिट्स क्लियर, ठीक है, इससे याद रख लेना क्लियर, बस इतना ही रख लेना। फिर है अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, किसकी है? शशि थरूर की। शशि थरूर बहुत बुक लिखते हैं और इनकी बुक्स पूछी भी जाती है, तो अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स है किसकी? शशि थरूर की। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, यहाँ पर इनकी बात हो रही है किसकी? कौन सी बुक की? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, तो सौम्या अवस्थी और शबना बरुआ की, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। इसके बाद है द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सेम पित्रोदा की, ये खूब बढ़िया पूछी जाती हैं इनकी बुक्स, कई एग्जामों में भी पूछी गई हैं, तो इनको थोड़ा सा स्टार लगाइए और इनकी बुक्स जरूर याद रख लीजिए। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, ठीक है। इसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, ये सारी मैंने छुड़वाई हैं। इसके बाद ये आ गई है एक समंदर मेरे अंदर, किसकी है? संजीव कुमार की। तो संजीव कुमार तो एक स्टार भी थे, तो इन्हीं से कर लीजिए, इन्हीं का गाना होगा एक समंदर मेरे अंदर, आप लोग रख लीजिए एक समंदर दिल के अंदर, है ना, ऐसा कुछ एक गाना था ना, तो संजीव कुमार से ये याद रखिए। नेक्स्ट है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स की बात हो रही है। 4 स्टार्स कौन? बहुत बड़ा अधिकारी जो होगा वही तो बात करेगा 4 स्टार्स की, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। इसके बाद कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, चारू निवेदिता की। अब एक बात बताइए, औरंगजेब से जो कोई मिलने जाता होगा तो वो डायरेक्ट मिल लेता होगा क्या? निवेदन तो करता होगा ना, तो औरंगजेब निवेदन, है ना, निवेदन, निवेदिता को निवेदन कर लीजिए तो आपको याद आ जाएगा, चारू निवेदिता की थी, कौन सी? कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, ठीक है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर किसकी है? मनसुख मांडविया की, ठीक है, मनसुख मांडविया, ये हो गई। और फिर इसके बाद है सहदावा, सहदावा किसकी है? मुनव्वर राणा की। इस पे जितने स्टार लगा सको लगा लीजिए, क्योंकि ये बुक पूछी जाएगी, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा मुझे लग भी रहा है। क्यों? क्योंकि जो मुनव्वर राणा थे वो रायबरेली में, मतलब इनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई है, और ये सहदावा इन्हीं का है, ठीक है। तो सहदावा इनकी पूछी जा सकती है पुस्तक, तो ये तो आप ट्रिपल स्टार लगा के इसको तो मान ही लीजिए कि कोई ना कोई पेपर या तो आरओ में या फिर यूपी पीसीएस में, दो में से किसी एक में पूछी जाएगी ये बुक, ठीक है। आगे देख लेते हैं 11th रूल फॉर लाइफ, तो किसकी है ये? 11th रूल फॉर लाइफ चेतन भगत की है, ठीक है। चलिए ये इतना क्लियर हो गया कि ये चेतन भगत की हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेकिंग द मोल्ड, रीमैनेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, तो इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर की चिंता किसको हो सकती है? रघुराम राजन को ही हो सकती है, साथ में कौन आ गए? रोहित लांबा, ठीक, इन दोनों की ये बुक याद रखना। फिर उसके बाद है यहाँ पर एक बुक का नाम है नए भारत का सामवेद। अब मोदी जी ने देखिए नए भारत का सामवेद की यहाँ पर रचना कर दी, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी द पॉलिटिकल बायोग्राफी, तो ये है एंडी मैरिनो की, तो याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात आए कि नए सामवेद की बात आए तब लिखना मोदी जी को, ठीक है, और अगर बात आए कि नरेंद्र मोदी द पॉलिटिकल बायोग्राफी, तो ये है एंडी मैरिनो, ठीक।
इसके बाद आप लगा लेना एक द नमो स्टोरी। द नमो स्टोरी है अ पॉलिटिकल लाइफ किंगसुक नाग की, ठीक है, किंगसुक नाग, एक इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। इसके बाद एक है जैवा एन एक्सीडेशन सुपर हीरो, सुपर हीरो की बात हो रही है, हुमा कुरैशी की है ये, ठीक है, किसकी है, हुमा कुरैशी की, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की, तो कैसे याद रखोगे, वेलकम मूवी आप लोगों ने सब में देखी होगी, वेलकम, ठीक है, वेलकम में कौन थे, अक्षय पाजी, और अक्षय पाजी की जो पत्नी है वही तो है ट्विंकल खन्ना, तो ऐसे याद नहीं हो पाएगी आपको, ट्विंकल खन्ना की कौन सी, वेलकम टू पैराडाइज, बस वेलकम से हमें निकालना है, कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाते चल रहे हैं जिनका एक सरल सा निमोनिक्स बन रहा है। उसके बाद एक और देखिए मोदी जी के नाम पे, मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, तो किसकी है, मिनहाज मर्चेंट, भाई चैलेंज की बात हो रही है, मर्चेंट, ठीक है, यहाँ पर चैलेंज और यहाँ पर मर्चेंट, दोनों में चाचा आ रहा है ना, तो इसी से मैंने याद की है। नाइफ, नाइफ क्या है, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, किसकी है ये, सलमान रुश्दी की। बताओ अटेम्प्ट मर्डर का किस पर केस चलता है, सलमान खान पे चलता है कि नहीं चलता है, किसके, हिरन मारा था ना, हिरन का, तो अटेम्प्ट मर्डर, हालांकि वो उससे बरी हो गए हैं, तो मैं इसको ये नहीं मार रहा हूँ, लेकिन उन पर केस में उलझे रहते थे, तो अटेम्प्ट मर्डर कोई की पॉइंट बना लीजिए, और सलमान खान की जगह सलमान रुश्दी, ठीक है। फिर मोदी का बनारस, अब बात हो रही है भाई मोदी के बनारस की, तो मोदी का बनारस मोदी जी तो लिखेंगे नहीं, मोदी के बनारस कौन लिखेंगे, बताइए, द्विवेदी त्रिवेदी के चतुर्वेदी, सबसे महान आदमी लिखेंगे चतुर्वेदी, जिनको चारों वेदों का ज्ञान हो, है ना, माना जाता है ना कि चतुर्वेदी सबसे बड़े हैं, अब वही लोग कहते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता है। नेशन कॉलिंग, नेशन कॉलिंग कौन किसकी है, सोनल गायल की, कैसे याद रखेंगे, देखिए कॉलिंग जो होती है सबसे ज्यादा किस समय होती है, सोने के टाइम होती है कि नहीं होती है ना, तो उसी से निकाल लीजिए सोनल गायल, अधिकतर लोग आप में से सोने के टाइम पे कॉलिंग करते होंगे, है ना, तो वो कॉलिंग से ही आप लोग याद रख लेना, सोनल, सोने के समय सोनल गोयल, ठीक है, ये हो गई याद। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द हिडन हिंदू, द हिडन हिंदू कौन सी है, अक्षत गुप्ता की, द हिडन हिंदू, तो देखिए अक्षत किसको कहते हैं हम लोग, चावल को, है ना, चावल को कहते हैं, और जो हिंदू हैं चावल का तिलक लगाते हैं ना, रोरी चावल, अभी त्योहारों पर आप लोग खुद ही लगाओगे, पूजा करने के बाद फिर पहले रोरी लगाई जाती है, उसके ऊपर चावल लगाए जाते हैं, है ना, तो द हिडन हिंदू जब देखेंगे तब क्या, अक्षत चावल का, जो छुपे हुए हिंदू हैं तब समझ में आएंगे वो, जब उन पे चावल का तिलक लगाया जाए, तो अक्षत गुप्ता, ठीक है, इतना याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्या है, थ्रू द ब्रोकन, और धर्म को लेके मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, यहाँ पर एक याद करने के लिए निमोनिक्स बनाइए, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी एन सेशन का है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ठीक है, ये हो गया। और देख लेते हैं, विक्ट्री सिटी है सलमान रुश्दी की, विक्ट्री सिटी अभी हम लोगों ने एक और पढ़ी थी सलमान रुश्दी की, कौन सी, अटेम्प्ट मर्डर, ठीक, उसके बाद आई द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की है, लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की, और लास्ट बुक यहाँ हाईलाइट कर लीजिए आप, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, किसकी है, विक्रम संपत की। बताइए इतनी सी बुक थी, हम लोगों ने इसको हाईलाइट करके समझ ली, और जिनकी कोशिश की याद करने की साथ साथ, तो वो याद भी हो गई हैं, है ना। अब देख लेते हैं विविध में, विविध में क्या पूछा जाता है, विविध से खूब क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये देखना ही है। देखिए जल सप्ताह के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब इसको चाहो तो स्किप कर दो, नहीं तो यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए। भारत जल सप्ताह कहाँ पर हुआ, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 17 से 20 सितंबर। उसके बाद मुख्य थीम इसकी क्या थी, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, ये दोनों हमें इतना सा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लीजिए, आप लोग हाईलाइट कीजिए, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ये क्या है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है, किस पर हस्ताक्षर, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर, तो ये पहला भारतीय बैंक बन गया है, तो पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग पर कौन सा भारत का ऐसा बैंक है जो कि हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है, तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित हरित शहरी सड़क, तो पहली की बात हो रही है, तो इस पे तो स्टार मारिए और 2 मारिए, क्यों, क्योंकि यूपी की बात हो रही है, और पहली एकीकृत, पहली आ गया है ना, तो ये कहाँ पर हो रही है, मेरठ में, यूपी में, ठीक है, याद रखना है इसको। सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान क्या है,
ये अंतरिक्ष दिवस के दिन ई पत्रिका का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है इसके लिए। किस लिए? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के सहयोग से। तीन लोगों ने, कौन कौन से? एक तो स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय, इन सब ने मिलके ई पत्रिका का शुभारंभ किया है। सपनों की उड़ान, आपसे पूछा जाएगा सपनों की उड़ान, तो आप बता देना। फिर इसके बाद है टेनिजर 1। टेनिजर 1 क्या है? ये पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। ठीक है, ये याद रखना है हमें, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह कौन सा है, तो टेनिजर 1। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में पहला सोलर ब्लेज, महाराष्ट्र में पहला सोलर ब्लेज हुआ है कौन सा? सतारा जिले में। तो आपसे या तो पूछा जाएगा कि कौन से जिले में हुआ है, तो सतारा जिले में, या आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पहला सोलर ब्लेज बनाया गया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना है इसमें। फिर है छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला देश का पहला राज्य। ये शानदार काम किया है इसने, है ना, नकद राशि दे रहे हैं सैनिटरी पैड खरीदने के लिए, तो नैपकिन खरीदने के लिए, तो ये है कौन सा? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, तो ये हमें याद हो जाएगा। फिर मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? भाई उड़ीसा। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला और दूसरा कौन सा था, तो बिहार और केरल। देखिए बिहार जैसी जगह में ये बात हो रही है, तो बड़ी सी बात है। मासिक धर्म अवकाश करेगा कौन सा स्टेट? बिहार सबसे पहले, फिर केरल, और फिर अब तीसरा बन गया है उड़ीसा। तो तीनों को याद रखना, कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति, ये कहाँ पे खोला गया? पुरानी न्यूज है, अगस्त के आसपास की, और काफी फेमस हुई थी ये, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, ये याद रखना है इतना सा। फिर नेक्स्ट देख लेना आप यहाँ पर, सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो जितनी भी फसल होती हैं उनको जो एमएसपी देने की बात की गई है ना, कौन से स्टेट में की गई है? तो हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा में देखिए बहुत ज्यादा मतलब उठापटक चल रही थी, है ना, तो इसको एमएसपी को उन्होंने सारे जितनी भी फसल हैं सबको एनएसपी पे खरीदने की घोषणा कर दी थी, और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बना है। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, है ना, पहला राज्य बन गया है। अब है टाइफून गैमी। टाइफून गैमी क्या है? ये तूफान का कारण है, चीन, ताइवान और फिलीपींस में सर्वाधिक प्रभावित हुए ये तूफान है। कौन सा? टाइफून गैमी। गेम खेल रहा है ना, तो हो गया टाइफून गेमी। और जगह पूछा जाए इन तीनों में से कोई सी भी आ जाए, तो चीन, ताइवान और फिलीपींस, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन। कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो चीन में इसका अनावरण किया, और इसका नाम क्या रखा गया है? सेट्रावो 1.0, मतलब और आएंगे अभी, है ना, सेट्रावो याद रखना। पहली कार्बन फाइबर ट्रेन की बात की जाए, वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन, तो चीन लगा देना, और चीन में भी कौन सा? स्ट्रावो 1.0। ठीक है, ये हो गया भैया। नेक्स्ट, और ये मैंने छुड़वाए हैं इनमें क्योंकि मुझे मजा नहीं आया कि ऐसी कोई न्यूज आएगी वो पूछी जाएगी। जलवायु वित्त कार्रवाई कोष, अजरबैजान में। ठीक है, वित्त कार्रवाई कोष पूछा जाए आपसे तो कौन सा देश? अजरबैजान। ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि नहीं तो अपने दिमाग में आते हैं पश्चिमी देश ये वो, तो वो नहीं, सब अजरबैजान को याद रखना। अब देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की क्या बात है। पहले इसमें सरकारी कर्मचारी जो होते थे ना, वो इसमें नहीं जुड़ पाते थे और उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, लेकिन अभी अब आरएसएस तो मजबूत चल रही है, अभी भाजपा भी मजबूत चल रही है, तो इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं आरएसएस में। ठीक है, और ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया था? 1966 में लगाया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। तो भाई इंदिरा गांधी तो कुछ भी कर सकती थी उस समय, है ना, तो ये प्रतिबंध लग गया था उस समय से, और अभी हटा पाया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। अब मोदी जी ही कहेंगे और क्या। पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा, तो जो पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा है वो कहाँ खोला गया? दुबई में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो वो की गई है सैन फ्रांसिस्को में, है ना। यात्रियों से भरा जहाज भी गया था ना, इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है, वो भी सैन फ्रांसिस्को गया था, और ये हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल। तो विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल आप लोगों ने देखी होगी, पहले बजाज की एक फ्रीडम आती थी, है ना, बजाज की एक गाड़ी थी फ्रीडम, अब उसको फ्रीडम 125 कर दिया गया, और पहले वो फ्रीडम 100 आती थी, है ना, और अब उसको सीएनजी के साथ लॉन्च किया गया। तो ऐसी ये लॉन्च होने वाली मोटरसाइकिल है, इसका नाम जरूर याद रखना, कहीं पूछ ले आपसे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन जाएगा अगर आपने नहीं कर पाया तो। फ्रीडम 125। ठीक,
उसके बाद है तीसरा ये पोलार्ड पुल, बीपी टैग कहाँ पर है ये, तो ये हुआ है बजरंग यार्ड, है ना। इसको पोलार्ड पुल जो है ना, ये है बजरंग, क्या हुआ थोड़ा सा एक सेकंड देखना, हाँ पोलार्ड पुल जो है बीपी टैग, ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। और ये क्या है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए इस टी पोलार्ड पुल टग का नाम बजरंग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बजरंग क्या है, तो इसको याद रखना आप लोग, ये नौसेना को सौंपा गया है और ये एक पुल है ना। ठीक है। मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन में क्या हुआ है अभी, मध्य रेलवे जोन में पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र लगाया गया है, रेलवे जोन का ये पहला है ऐसा, ठीक है। तो इसको याद रखना और स्टार भी इस पे लगा लीजिए आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, भुवन पंचायत की बात हो रही है ना। भुवन पंचायत ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में। और ये दोनों जियो पोर्टल लॉन्च की घटना है। कौन कौन इसको करेगा, इसरो इसको करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा भुवन पंचायत किसके द्वारा किया जाएगा, लॉन्च किया गया पोर्टल है, तो वो है इसरो के द्वारा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया, तो वो लगाया गया फिनलैंड में, ठीक है। अब भाई 100% इंसान कुछ कब कर सकता है, जब वो फन नहीं हो, है ना, या फन करता हो, एंजॉय करता रहता हो। तो फिनलैंड, और कौन सी कंपनी, वार्स्टसिला, ठीक है, वार्स्टसिला जो कंपनी है उसके द्वारा। फिर है सुलेहवा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ है। तो सुलेहवा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, वो यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इस पर स्टार लगाइए। और दूसरी बात, जो 4 पहले से है ना, उनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, और अगर ज्यादा देख सको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, चारों के चारों एक लाइन में लिख के, ठीक है। फिर है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये क्या है, लद्दाख में स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। ये क्या है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बना है। पूर्ण बताइए, पूरी तरीके से ये कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है, किस कहाँ पर, लद्दाख में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने, ठीक है। इतना याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से 1-2 बार जरूर देखिए। इसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क में अभी क्या हुआ है हाल ही में, यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, राजाजी नेशनल पार्क, इसी के अंदर एक और मतलब प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। कौन सा, निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है, राजाजी राघाजी बायोस्फीयर, ठीक है। पहले राजाजी, फिर राघाटी, फिर बायोस्फीयर, ठीक है। इतना नाम याद रखना आप लोग। राजाजी के अंदर ही है ना, तो राजाजी ले लिया उन्होंने पहले, फिर राघाटी बायोस्फीयर, ठीक। ये निजी बायोस्फीयर रिजर्व बन रहा है पहला, ठीक। विक्टोरिया सी की बात हो रही है, तो ये यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा अपनी डिजिटल प्रभुत्ता के रूप में विश्व की पहली एआई राजनयिक तैनात हुई है। विश्व की पहली है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, डबल स्टार इस पर जरूर लगाइए, ठीक है। विक्टोरिया सी याद रखना, विश्व की पहली एआई राजनयिक बनी है। नेक्स्ट है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो में क्या हुआ है, इसमें चाइना मोबाइल को पछाड़ दिया अब हाल ही में हमारी रिलायंस जियो ने, अरे मतलब हमारी नहीं, अंबानी जी की, और सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अब रिलायंस चाइना को पछाड़कर, चाइना जो मोबाइल है ना उसको पछाड़कर सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है यहाँ पर रिलायंस जियो, ठीक है, ये याद हो गया। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई, नई दिल्ली में, किसके द्वारा लगाई गई, CSIR के द्वारा। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, एक तो कहाँ पर लगाई गई ये भी, और किसके द्वारा लगाई गई, तो CSIR के द्वारा, ये दोनों याद करने हैं। फिर है सूर्य तिलक परियोजना। तो सूर्य तिलक परियोजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है, अयोध्या में, इसको कहा गया है सूर्य तिलक परियोजना। और ये दोपहर के 12 बजे ना श्री रामलला की प्रतिमा के मस्तक पर जो है 6 मिनट तक सूर्य की रोशनी डाली जाएगी। उसको बनाया गया ना, डिजाइन ही ऐसे ही किया गया कि उनके ऊपर से जो धूप है वो सीधी माथे पे लगती है, आप लोगों ने वो फोटो भी देखी होगी। तो वो स्टार्ट की गई है किस नाम से, परियोजना सूर्य तिलक परियोजना, ठीक है, ये याद रखना, हमारे यूपी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिर है गैया BS3, ये क्या है, सबसे विशाल ये तारकीय ब्लैक होल है, गैया BS3, नाम याद रख लीजिए, कहीं भी अपन को मिल सकता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं TSAT-1A, CSAT-1A नहीं, TSAT-1A, ये क्या है, भारत में निर्मित ये अपनी पहला सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह की अंतरिक्ष की सफल तैनाती हुई है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह अंतरिक्ष में सफल तैनाती अभी हुई है हाल ही में, उसका नाम क्या है, तो TSAT-1A, ठीक है। इसके बाद है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी,
कहाँ पर स्टार्ट हुई है, कौन से आईआईटी में, तो आईआईटी मुंबई याद रखना है। अभी तक हमारे इधर घरेलू जीन थेरेपी की व्यवस्था नहीं थी, जो भी अभी तक लिए गए हैं कार्यक्रम ये सब विदेशी हैं, तो अभी आईआईटी मुंबई में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक, उसके बाद है स्वाइन फीवर वायरस के लिए पुनः संयोजक टीका। स्वाइन फ्लू के लिए किसने पुनः संयोजक टीका बनाया है, कौन सी आईआईटी ने बनाएगा, तो ये है आईआईटी गुवाहाटी ने, ये भी याद रखिए। ठीक है, इसके बाद है जीवित व्यक्ति में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संपादित सुअर किडनी प्रत्यारोपण। बताइए, जीवित व्यक्ति है जिसमें सुअर की किडनी डाली गई है, तो वो मैसाचुसेट्स में, और कितना वर्षीय है ये, 62 वर्षीय है। तो 62 वर्षीय तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जगह का नाम पूछ लिया जाएगा, तो मैसाचुसेट्स आपको याद रखना है। ठीक है, फिर भारत का पहला स्वदेशी निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन किस में लगाया गया, ये मैशरू का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये युद्ध टैंक है। ठीक है, 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, सोच लीजिए आप लोग, है ना। फिर है नॉटिक्स ज्वालामुखी, ये मंगल ग्रह पर इस विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है। कहाँ पर, नॉटिक्स ज्वालामुखी की बात आए तो मंगल ग्रह को याद कर लेना, और मंगल ग्रह पर ही इस ज्वालामुखी की खोज हुई है, वहां का एक ज्वालामुखी है। ठीक, आयरिस क्या है, आयरिस है केरल में सबसे पहले तो ये, और देश की पहली एआई टीचर रोबोट है। तो जितना हाईलाइट किया गया उतना ही हाईलाइट करते चलिए, ज़्यादा पढ़ने से क्या फायदा है ना। तो ये देश की पहली एआई टीचर, और एआई से संबंधित सवाल पता नहीं क्यों लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एआई से संबंधित जो भी सवाल हुआ करें उन पे 1 स्टार तो लगा ही लिया करिए। गुरुमुखी लिपि केंद्र कहाँ पर खोला गया है, गुरुमुखी लिपि केंद्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें, जो खालसा कॉलेज है उसमें इसका केंद्र बनाया गया है, खालसा कॉलेज में। ठीक, इतना ही याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब बात हो रही है यहाँ पर भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, फ्यूचर लैब्स सेंटर, तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। बस इतना ही याद रख लीजिए इसके बारे में, और ज़्यादा नहीं। सेंटर का नाम सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर रखा गया है, फ्यूचर लैब्स सेंटर। ठीक है, इतना हाईलाइट कर लीजिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, और इसकी थीम क्या रही है, नारी शक्ति से जल शक्ति। देखिए पुराने जमाने में क्या रहता था, जब मोटर और समरसीबल या पाइपलाइन नहीं होती थी घरों में, तब महिलाएं पानी भरने जाती थी, है ना। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको पानी की कीमत पता लगेगी। पिपाशा, है ना, शानदार डॉक्यूमेंट्री है एकदम, आप लोग देखिए, उसको जरूर देखिए, तो उससे हमें जल की जो कमी है वो महसूस होगी, और उसका पता लगेगा कि उसके लिए लोग कितना संघर्ष करते हैं। पिपाशा, है ना, उस पर लल्लन टॉप पर पड़ी हुई है, तो उसको देखिए। अब हमें थीम याद करनी है यहाँ पर, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कहाँ पर, नई दिल्ली में, और इसकी थीम क्या है, नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिर है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल, अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पर स्टार्ट की गई है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में, है ना, तो ये भी याद रखिए, दीदी वाले क्षेत्र में। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स बना है, कहाँ पर बना है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है ना कि भारत की। ठीक है, तो कानपुर यूपी में बना है। भैया इस पर तो लगा लीजिए डबल स्टार, अगर इतनी बड़ी बात हो गई है कि एशिया का कुछ यहाँ पर बना दिया गया है गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स, तो वो बनाया गया उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, और ये पूछेगा जरूर, है ना, गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन, तो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन भी कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो इस पर भी स्टार लगाइए तुरंत, यूपी की चीजें नहीं छोड़नी है हमें। फिर भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग की, तो ये कहाँ पर विकसित हुई है, आईआईटी कानपुर के द्वारा, है ना। इसमें क्या रहेगा, इसके द्वारा कम से जो हम लोग मिसाइलें छोड़ते हैं ना, वो 3 से 10 किलोमीटर तक प्रति सेकंड की उड़ान से वो पहुंच सकेंगी, और जो उनको टारगेट दिया जाएगा बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जाएगी कि सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर इस विधि को आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है, हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, है ना। तो ये एक ट्यूब के माध्यम की ऐसी मिसाइल रहेगी, है ना, उससे भेजा जाएगा ये, तो ये आप लोग थोड़ा सा जरूर देखिए। ठीक, एक वीडियो इसका पड़ा हुआ है, वो देख लीजिए, 2 मिनट का, सब समझ में आ जाएगा आपको, है ना। भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर, पहले ग्रेफीन सेंटर की बात हो रही है, तो जगह का नाम पूछेगा, केरल में
कोच्चि स्थित माकेर गांव, अगर गांव पूछे तो माकेर गांव, और ग्राफिन सेंटर में स्टेट पूछे तो कहां पर, केरल में। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड कहां पर बनाया गया है? ये मुंबई गोवा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर बनाया गया है। और इसको कैसे बनाया जाता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है और वेस्ट स्टील हो रही होती है ना, तो उससे बनाया गया है, एक जाल टाइप का बनाया जाता है और उसको बनाया गया है। तो इससे क्या है, रोड बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी, है ना। तो ये पहला है अपने आप का, तो इस पर स्टार जरूर लगाइए। और ये स्रोत तो हमारे परिवहन मंत्री जी को ही जाएगा, है ना। अब उग्रम की बात करते हैं, तो उग्रम क्या है, आधुनिक असॉल्ट राइफल है ये, किसके द्वारा बनाई गई है, डीआरडीओ और एआरडी, ठीक है, एआरईडी। फिर है कैमिलेट्स वर्ष कब बनाया गया, ये 2024 को घोषित किया है कैमिलेट्स वर्ष। इसमें क्या किया जाएगा, एक तो यूएनओ के द्वारा किया गया, तो ये हो गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो इस पर लगाइए 2 स्टार, है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा, ऊँटों के संरक्षण के बारे में इस पर ध्यान दिया जाएगा, ऊँटों के संरक्षण के लिए। तो जो अंतरराष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो आपसे पूछ लेगा वो डायरेक्ट कि ये कौन सा वर्ष मनाया गया, तो 2024 में किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, तो याद हो गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 2031 और 32 में परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो पहले अभी जो है ना वो कितना है 7480 मेगावाट, और 30-31 तक इसको कितना करना है 22,480 मेगावाट, ठीक है। तो एक बड़ा लक्ष्य दिया गया है, तो ऐसा नहीं हो किसी एग्जाम में आपसे सीधा सीधा लक्ष्य पूछ लिया जाए, एक तो आपका लक्ष्य और फिर परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य, है ना। चलिए नेक्स्ट घटना देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र, जो बाल चिकित्सा केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है, लखनऊ में खोला गया है। अब आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर से लॉट करता हूँ हल्का सा। फिर सूरत हवाई अड्डे की बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया गया है, अब किसको, सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया है, तो ये भी आप हाईलाइट कर लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तारमुगली क्या है, आईएनएस तारमुगली, तो अभी नौसेन डॉकयार्ड है ना जो विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन समारोह हुआ है अभी। ये एक नौसैन्य पोत है जिसको अभी शामिल कर लिया गया है, ठीक है, नौसेना में, तो इसको क्या तार मुगली नाम से आपको याद रखना है। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 ये किसको दिया गया है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा, हेलुसिनेट, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद कॉलिंग्स डिक्शनरी द्वारा किसको दिया गया, एआई वर्ड्स को, ठीक है। और मरियम वेस्टबस्ट ये किसके द्वारा, किसको दिया गया, ऑथेंटिक, ठीक। तीनों नाम याद रखना है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको दिया है, हेलुसिनेट को, और कॉलिंग्स डिक्शनरी ने दिया है एआई वर्ड्स को, और मरियम वेबस्टर्स ने दिया है ऑथेंटिक को, ठीक है, ये तीनों करना। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा दिया गया है रिज वर्ल्ड ऑफ द ईयर, अपना अपना ईयर देते हैं लोग कि बर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया जाता है, और ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा, तो बात करते हैं यहाँ पर कि जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा कौन सा स्टेट ने स्टार्ट की है, तो ये की है उत्तराखंड ने। ये क्या होती है, ये होती है कि पहाड़ों पे जो मंदिर बने हैं ना, तो लोगों को देर लगती है, तो एक हेलीकॉप्टर बनाया गया है जिसमें 2 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और उसको उड़ान भर के जो है 4 धाम यात्रा करवाई जाएगी, तो ये है पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अंतर्देशीय मछली पालन, देखिए जैसे जो समुद्री सीमा होती है हमारी, ठीक है, ये मान लीजिए समुद्री सीमा है, तो समुद्री सीमा पर तो मछली पालन होता ही है, लेकिन इसमें बात हो रही है कि अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी में शीर्ष राज्य कौन सा बना है, तो कौन सा बनेगा, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है यूपी की, और हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, तो इस पे स्टार मारिए एक, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट है दुर्लभ धातु टेंटनम की खोज, दुर्लभ धातु जो है ना टेंटलम, इसकी खोज कहाँ पे हुई है, तो इसकी खोज की है आईआईटी रोपड़ ने, जो कि पंजाब में है, ठीक है। तो पंजाब में जो सतलज नदी में रेत मिलती है ना, उसी में इसकी खोज की गई है, तो टेंटलम की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो आईआईटी रोपड़ याद रखना, और फिर याद रखना उसमें कि पंजाब की सतलज नदी में जो रेत मिलती है उसी में इसकी खोज हुई है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना रखा गया है, 73, ठीक है। सारे पॉइंट हम लोगों ने हाईलाइट कर लिए। फिर है एक स्टिक क्या है, ये चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है ना, किसके द्वारा, एफडीए के द्वारा ये बनाई गई है, किसके द्वारा, एफडीए के द्वारा। अब देखिए इसमें नाम में ही छुपा हुआ है, देखिए नाम में क्या लिखा है, IXCHI, चिक तो दिख ही रहा है आपको,
तो चिक से ही लगा लेना, चिकनगुनिया की वैक्सीन है ये, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर है मिट्टी कैफे। जो मिट्टी कैफे है ना, तो जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे चंद्रचूड़ के द्वारा इसका न्यायालय परिसर में ही स्टार्टिंग की गई है, और जो दिव्यांग लोग वहां पर हैं, दिव्यांग कर्मचारी, उनके द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। तो इसका नाम रखा गया है मिट्टी कैफे, है ना। ये एक अच्छी पहल है, बहुत ही शानदार पहल है ये। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर की बात हो रही है, तो कहाँ पर? तेलंगाना में खोला गया है, इसका अनावरण हुआ है, ठीक है। ये याद रखना है आपको 3D। अब जैसे कैसे तेल में जब आप अपनी शक्ल देखोगे तो आपकी पूरी शक्ल दिख जाती होगी, है ना, या फिर कुछ भी देखोगे तेल में तो आपको दिख जाएगा, तो वो 3D टाइप ही लगता है हमें। तो अगर 3D प्रिंटेड मंदिर की बात की जाए तो तेलंगाना, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस ट्रैकर पायल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। और आतंकवादी जो छोड़े जाते हैं ना वहाँ की फोर्स के द्वारा, तो उन आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है। उसका नाम रखा गया है जीपीएस ट्रैकर पायल। पायल से आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये एक ऐसी मतलब वो हुई है पहल कि भारत की पहली पुलिस बनी है इसको पहल करने वाली, जम्मू कश्मीर की पुलिस, है ना। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये शानदार काम किया है। और इस प्रकार हम लोगों ने ये सारे कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे दिवस, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखी है बुक्स, और बुक्स के बाद हम लोगों ने जो विविध में था ये सब कंप्लीट कर लिया है। तो जो जो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है वो आप कर लीजिए। दूसरी बात, आपको यदि इसमें से लगता है ना कि बुक्स वगैरह काफ़ी छुड़वा दी गई हैं, तो इसमें से और आप अपने हिसाब से एक दो और हाईलाइट कर लीजिए जो आपको लगे कि हाँ भाई ये वास्तविक इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से। अब ये दिवस मैंने कटवा दिए, क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग डिटेल्स में दिवस पढ़ चुके थे, घटना सार वाले, है ना, जो क्लासेस उसमें आई थी उसमें कंप्लीट किए थे। और जो थीम के साथ दिवस हैं वो मैंने इधर कंप्लीट आज कर लिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आजकल डेट कम पूछ रहा है, थीम डायरेक्ट ज़्यादा पूछ रहा है ना। तो ये भी हो गया। तो अब हमें ये क्लास कंप्लीट कर ली है, और संक्षिप्त की वाला जितना भी एरिया था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब खेल बचा हुआ है, तो खेल की क्लासेस आपकी आगे स्टार्ट होंगी। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसको बार बार आप लोग रिपीट करते रहिएगा जिससे ये याद हो जाएगी। धन्यवाद।